समग्र उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है और बाढ़ की चपेट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मानसूनी बारिश है। वर्तमान में जो स्थिति बाढ़ से है, पंजाब की हालत बहुत गंभीर है और केवल पंजाब भर की हालत गंभीर नहीं, पंजाब की हालत तो बहुत खराब है ही। 23 से ज्यादा जिले बाढ़ प्रभावित हैं। उसके अलावा जो हमारे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की हालत भी काफी खराब है और हिमाचल प्रदेश का ही इंपैक्ट पंजाब में पड़ा है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की हालत खराब है। उत्तराखंड की हालत भी काफी खराब है, उत्तराखंड में भी बाढ़ बड़े स्तर पे है। मजे की बात यह है कि रेगिस्तानी क्षेत्र राजस्थान के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, वहां भी बाढ़ जैसी स्थिति है वर्तमान में। हरियाणा की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मानसून का इस समय वो स्थिति चल रही है, वो प्रभाव चल रहा है कि भारत के वो राज्य जहां नदियां सूखी पड़ी रहती थी, घग्गर जैसी नदी आज के टाइम पे उफान में है और बाढ़ का प्रभाव चारों तरफ तो जलमग्न है। बिहार हम सुनते थे अभी तक कि आए दिन बिहार में बाढ़ आती रहती है, वहां पे कोसी और गंडक, बिहार आज भी प्रभावित है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं हुई है। राजधानी दिल्ली की बहुत बुरी हालत है, घर घर पानी दिल्ली में घुस गया लोगों के, यमुना का पानी। तो उत्तर भारत में मानसूनी बारिश के बाद बाढ़ से प्रभावित राज्यों में पंजाब सबसे बुरी स्थिति में है, बहुत गंभीर स्थिति में। लगभग 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने अभी भी ये जो बारिश हो रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर की हालत भी बहुत खराब है, सब जगह अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी, प्रयागराज से मैं अभी क्लास आपका सेशन ले रहा हूं, प्रयागराज में लगातार कंटिन्यूअस गंगा और यमुना का स्तर बहुत बढ़ चुका है, बहुत सारे क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। यहां पर भी, यहां पर बड़े हनुमान जी पड़ते हैं, बड़े हनुमान जी का मंदिर चौथी बार जलमग्न हो चुका है। तो अभी जो है इस समय, चाहे क्लाइमेट चेंज कहें, ग्लोबल वार्मिंग कहें या अनियोजित विकास कहें, अनियोजित विकास, इसमें मानवीय मतलब हमारी जिम्मेदारी भी है, सरकारों की जिम्मेदारी भी है। समय रहते हमारे देश में स्टेप नहीं उठाए जाते हैं। तो राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है और इसको लेकर के राहत और पुनर्वास कार्य चल रहा है कंटिन्यूअस। जो है एनडीआरएफ की टीमें, भारतीय सेना की टीमें या जो आपदा मोचन बल है हमारे स्टेट के जो टीमें हैं, सभी लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है। तो जल प्रलय आ चुकी है, बाढ़ का स्तर बढ़ चुका है। अब यहां पर एक चीज समझने का प्रयास करते हैं, बाढ़ के पीछे का कारण क्या केवल और केवल प्राकृतिक आपदा है? क्या इसको केवल प्राकृतिक आपदा के रूप में देख सकते हैं? मेरी जितनी समझ है, केवल यहां पर प्राकृतिक आपदा भर को जिम्मेदारी नहीं देना होगा। प्राकृतिक आपदा के साथ इसमें मानवीय, ये पूरी तरीके से प्राकृतिक नहीं है, ये पूरी तरीके से प्राकृतिक घटना के तौर पे नहीं देख सकते हैं, इसमें मानवीय प्रभाव सबसे ज्यादा है और ये मैं अभी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नदियां उफान में है, देखिए एक्चुअल में रीजन क्या है, वर्षा हो रही है और वर्षा इतनी हो गई जितनी औसत वर्षा से अधिक है। ठीक है, नदियों का जलस्तर बढ़ा, डैम फुल हो गए, जितने भी डैम थे, चाहे भाखड़ा नागल डैम हो, चाहे पोंग डैम हो, या जितने भी बैराज हैं, वजीराबाद बैराज हो गया, हथनीकुंड बैराज हो गया, जितने भी बैराज बने हैं, जो भी मौसमी नदी है, सब पर पानी है, घग्गर तक में पानी है। और घग्गर में तो ये तक होता है कि जमीन, चूंकि वो अंतःस्थलीय नदी है, तो कई बार क्या होता है, जमीन के अंदर से पानी नीचे आ जाता, ऊपर आ जाता है। जो गंगानगर वाला क्षेत्र है, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, वहां पे लोगों की स्थिति ये भी है कि वहां पे जमीन से ही पानी आ जाता है ऊपर, है ना। हनुमानगढ़ जिले में ही साइट है कालीबंगा, कालीबंगा मैंने शूट किया है वहां पे जाकर के। तो लगभग वर्तमान में जो हालात हैं, बारिश का प्रभाव तो है ही, लेकिन बारिश के प्रभाव के साथ यदि आप देखेंगे तो इसमें अनियोजित विकास सबसे आगे आके खड़ा हो जाएगा। अनियोजित विकास, अनियोजित विकास का मतलब आप क्या समझते हैं? हमें पता है कि नदियों के किनारे क्षेत्र हैं और नदियों के किनारे क्षेत्र में आबादी को किस तरीके से हमें यहां पर बसाना चाहिए, आबादी को किस तरीके से यहां पे मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने तटबंध बनाने चाहिए, कितना क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो सकता है, इन सब का कोई कैलकुलेशन सरकार ने किए बिना इन क्षेत्रों पर
बस लगातार जनता, आबादी और इनका जो दबाव है, प्राकृतिक दबाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, इन सब क्षेत्रों पे, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ों में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, आधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात करिए, चाहे पहाड़ क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों की पकड़ ही कमजोर हो गई है। आधाधुंध कब अभी अभी बंद नहीं होगा, ये कभी बंद नहीं करेंगे। नदियों पर बड़े बड़े बांध बना दिए गए हैं। अब बांध जब बन जाता है तो उसमें जब एक जल स्तर बढ़ जाता है, अचानक से छोड़ दिए गए, जल स्तर बढ़ गया मैदानी क्षेत्रों पे, तो नदी का तल भी जो है वो भी उथला हो चुका है। बहुत बुरी स्थिति है। वनों की कटाई, नदियों पर बड़े बड़े बांध, और जिस तरीके से वहां पर नदी तल मौसमी जो नाले हैं वो भी उफान में आ जाते हैं। जल निकासी जो चैनल हैं, तालाब हैं, जल निकाय हैं, उन पे अतिक्रमण कर लिया गया है। वहां पे हर जगह मानवीय आबादी आ चुकी है, जल संसाधनों का कोई रख रखाव नहीं है, और इसी कारण से संकट लगातार बढ़ता रहा है। कोई भी पर्यावरण संरक्षण की तरफ नहीं जा रहा। जब घटना होती है उसके बाद सब खड़े हो जाते हैं। तो ओवरऑल सबसे बड़ी समस्या है अनियोजित विकास, अनप्लान डेवलपमेंट जो हमारे देश में हुआ है। देखिए, पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब नदियों का क्षेत्र है। विभाजन से पहले 5 नदियां थी यहां पे। वर्तमान में यदि आप देखें तो 3 नदियों का प्रभाव ज्यादा रहता है, सतलुज का, व्यास का और रावी का। ये 3 नदियां आपकी पंजाब से होकर के बहती हैं। 3-4 बांध बनाए गए इन नदियों पे। सतलुज पे आपका भाखड़ा नागल डैम है, हिमाचल प्रदेश, और गोविंद सागर झील पीछे बनी हुई हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे। पोंग डैम, पोंगा आपका बना हुआ है ब्यास नदी पे, ठीक है। आप मंडी वाला क्षेत्र देखेंगे वहां पे पोंग डैम है। और एक रणजीत सागर बांध है, रंजीत सागर बांध आपका बनाया गया है। और एक आपका हरिके बैराज बनाया गया है, जहां पर ब्यास और सतलज दोनों आपस में आकर के मिलती हैं। जब इन नदियों पे पानी बढ़ता है, बांधों में एकत्र होता रहता है, और इनका उपयोग बिजली, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं चूंकि, तो पन बिजली उत्पादन के लिए और विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर, बहुत सारे इसमें काम, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, इन सब के लिए, और या इंडस्ट्रियल जो मांग होती है उन सब के लिए यहाँ से नहरें भी बनाई गई हैं। इन सब का पानियों का भंडारण यहाँ पे किया जाता है। जो अतिरिक्त पानी होता है फिर नदियों पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है, जब मानसून का मौसम आता है, तो जल प्रवाह भंडारण जो है क्षमता से अधिक हो जाता है, और उसका जो परिणाम होता है कि उसके कारण से मैदानी इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। लोगों का खून पसीने की जो कमाई साल भर जो इकट्ठा करते हैं, बरसात के मौसम में खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। वर्तमान में आपको पता है क्या हालात हैं? ये हालात हैं, लोग तो है ही, लेकिन जो मवेशी हैं, जानवर हैं, बह गए हैं। 1-2 जानवर नहीं बह गए, लाखों की संख्या में यहाँ पे जानवर जो है। अभी देखिएगा इसका इम्पैक्ट, जब बाढ़ खत्म होगी उसके बाद जानवर जो मरे हुए हैं, मरे हुए जानवरों से जो बीमारी पैदा होती है उसका भी अभी एक, इसी को अकाल, इसी को ये कंडीशन, ये तबाही अभी बहुत भयावह रूप लेगी। ऐसा नहीं कि इसका मतलब अभी इतना ही सामान्य स्वरूप में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशंस काफी खराब होंगी। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम कहा जाता है। ये पानी का विशाल भंडार है यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि जब मानसून होगा, भारी वर्षा होगी, तो जैसे ही जलाशय अपनी क्षमता से अधिक भर जाएगा तो बांध के द्वार खोले जाएंगे, और उसका उपयोग, उसका जो है ये विशाल जो जल प्रलय आया है इसी रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा कारण है, गवर्नमेंट को चाहिए कि बैठ करके बाढ़ आपदा पे एक प्रॉपर रोड मैप बनना चाहिए, और उस रोड मैप के आधार पे हर जगह की अपनी सिचुएशन और परिस्थिति के हिसाब से ही कार्य होना चाहिए, ठीक है। केवल और केवल प्राकृतिक आपदा समझ करके हर साल इसका इंतजार करना, ये अपने आप में जो है बहुत बुरी स्थिति पे आ जाएगा। लोगों को आप समझिए कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। पंजाब जैसा राज्य जो समृद्ध है, ये कंडीशन में है। गांव, लोग छतों में फंसे हुए हैं, गांव की बहुत बुरी हालात हैं। इतने बड़े स्तर की आपदा और त्रासदी आज से लगभग 25-30 साल पहले देखने को मिली थी। वो आपदा की बारंबारता भी देखने को मिल रही है। तो पंजाब की बाढ़ आप समझते हैं, यहाँ पे चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है ना। लेकिन आप समझिए कि और भी विभिन्न फसलों की खेती होती है। ये कंडीशंस रही तो पंजाब फिर अपनी जो खाद्य सुरक्षा के लिए जाना जाता है, पूरे देश को खिलाता है पंजाब,
वो स्थिति भी यहाँ पे विकराल हो जाएगी। ठीक है, चीजें महंगी हो जाएंगी, सबका इंपैक्ट सब पे पड़ेगा। आप लग रहा है कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से नहीं है, तो आप मान के चलिए कि पंजाब का नुकसान पूरे देश को नुकसान पहुंचाएगा। और केवल पंजाब भर की बात नहीं है, चाहे वो बिहार का नुकसान हो, चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र का नुकसान हो जो बाढ़ प्रभावित होते हैं। ठीक है, लोगों का जीवन तो इसमें परेशानी भरा होता ही है, जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इन सब का इंपैक्ट पूरे देश में जाता है। तो अब चाहिए कि सरकार को एक प्रॉपर इसको लेकर के बाढ़ प्रबंधन को लेकर के एक रोड मैप क्रिएट करना चाहिए, और उसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे बजट में प्रॉपर इसके प्रावधान आने चाहिए। हमारे बजट में इन सबको भी डेवलपमेंट के तौर पे देखना चाहिए। तो ये आप सभी के लिए जो है मेरे तरफ से एक छोटा सा सेशन था, ताकि आप लोग की एक समझ विकसित हो सके, आप समझ पाए कि कैसे जो है ये सब इम्पैक्ट होता है हमारे देश में। और आप देखिए, पहाड़ी राज्यों में जब कोई आपदा आती है तो मैदानी क्षेत्रों तक वो दिखती है फिर आपदा, है ना। इसलिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे जो आधाधुंध दोहन चल रहा है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट के नाम पे पहाड़ों को कमजोर किया जा रहा है, उन सब पर भी सरकार को बहुत संतुलित और बहुत ही प्रगतिशील और सतत विकास की जो हम बात करते हैं, उन सब चीजों को देखना चाहिए। संसाधनों का मर्यादित उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत नितांत आवश्यकता है वर्तमान में। तो ये आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक सेशन के बारे में जानकारी थी, और इत्मीनान से चीजों को एक एक करके समझना है। इस पे मैं मल्टीपल सेशन ले चुका हूं, कैसे बाढ़ आपदा को टेकल करना है, आपदा प्रबंधन की क्लास में भी पढ़ा चुका हूं। आप वो सेशन देख सकते हैं, यूट्यूब में भी कुछ पब्लिश है। बाकी जब आप यदि फाउंडेशन बैच से हैं तो वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास में जाइएगा, बाढ़ प्रबंधन पे मैंने डिटेल सेशन लिया है कैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए।